नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 4 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान आर्थिक, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा परमाणु के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के अलावा यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की सोमवार से शुरू हो रही उनकी यात्रा का मकसद उन देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना और अधिक निवेश आमंत्रित करना है। अपनी 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जर्मनी पहुंचे हैं, जहां वे भारत जर्मनी अंतर सरकारीय विमर्श यानी IGC के तहत चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात करेंगे। वो जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर से भी मुलाकात करेंगे। जर्मनी को भारत का मूल्यवान सहयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि जर्मन दक्षताएं भारत के लिए उनके नज़रिए के साथ सटीक बैठती हैं। बर्लिन में मोदी और मर्केल दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ भी बातचीत करेंगे ताकि व्यापार एवं निवेश संबंधों को और मजबूत किया जा सके। एक फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे भरोसा है कि इस यात्रा से जर्मनी के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोगों में एक नया अध्याय शुरू होगा और हमारी रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 वर्ष पहले जर्मनी गए थे और वर्ष अक्टूबर 2015 में ही जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत आई थीं और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और व्यापार बढ़ाने के बारे में कई अहम समझौते हुए थे। देश देशांतर में आज बात प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा की। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनि, आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार मोहन गुरुस्वामी और JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर शीतल शर्मा। आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता की प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा जो लगभग 2 साल में दूसरी बार हो रही है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? और इस बीच में जो जर्मनी की चांसलर की भारत यात्रा हुई थी, उन दोनों को मिलाकर के कहाँ भारत जर्मन संबंध आज पहुँचे हैं? ये देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी की जो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं कि ग्लोबल स्टेज पे इंडिया को विजिबिलिटी मिले, तो उसी कंटिन्यूएशन में उसी की एक कड़ी है। यूरोप के जो देश हैं जो विज़िट कर रहे हैं वो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जर्मनी यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण देश है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है और पॉलिटिकल सिक्योरिटी के मामलों में भी बहुत अहमियत है इस विज़िट की, बिकॉज़ यूरोप के सारे देशों में आज टेररिज्म का प्रॉब्लम है, तो इंडिया को भी इसकी विषय में बहुत प्रॉब्लम रहती है और हमने बहुत पहल भी करी है। तो एक बहुत पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बातचीत करने का मौका मिलेगा और ऐसे वक्त में जबकि यूरोप की अमेरिका से थोड़ी सी टेंशन्स चल रही हैं, उनकी क्या रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी अनसर्टनिटीज़ पैदा हो गई हैं, तो इंडिया को ये अच्छा मौका है कि यूरोप से अपनी पार्टनरशिप को एक ज़बरदस्त तरीके से उसको रख दिया जाए। ठीक। प्रोफेसर SD मुनि, आप किस रूप में देखते हैं भारत जर्मन संबंधों को, और ये जो यात्रा प्रधानमंत्री की हो रही है, इससे ये संबंध किस ओर और आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो ख़ास तौर से जर्मनी से संबंध है उसको बहुत व्यापक रूप से प्रधानमंत्री ने उसकी परिभाषा की है, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी भी, काउंटर टेररिज्म भी, स्किल्स को लेकर का डेवलपमेंट भी, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी, सब मुद्दों को रखा है। और मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों पर बहुत बल दिया जाएगा। जर्मनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने में एक काफ़ी बड़ा मुल्क है और ट्रेड ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे कुछ होना चाहिए। जो 4 मुल्कों की यात्रा कर रहे हैं उसमें रूस और जर्मनी दोनों के साथ व्यापार का एक बड़ा मसला है और उसको कैसे सुधारा जाए इसको देखा जाएगा। लेकिन उससे बड़ा परिवेक्ष एक और है कुर्बान साहब, और वो ये है कि सारे विश्व की व्यवस्था बदल रही है। जो अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि यूरोप और अमेरिका के तनाव दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर से जर्मनी की जो चांसलर है उन्होंने इतना 2 टूक शब्दों में कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ यूरोप का तनाव बढ़ रहा है और इनके ऊपर हम पहले की तरह
जैसे आश्रित रहते थे या दोस्ती रहते थे, जिस तरह से हमारे एलाइज थे, वो अब नहीं रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं कि जर्मन एम्बेसडर जो यहाँ हैं, उन्होंने चीन के मुद्दे पर भी एक बहुत अहम वक्तव्य दिया, और ख़ास तौर से ओबोर को लेकर, जो उन्होंने कहा कि हमारे जो सवाल हैं बहुत सारे चीन के लिए इस बड़ी योजना को लेकर, वही सवाल जर्मनी ने भी उठाए हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि हमको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, मैं ये देखता हूँ कि जर्मनी भी और यूरोप के ये देश जो देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ उनके संबंध कुछ बिगड़ रहे हैं, और चीन से बहुत ज़्यादा, रूस तो है लेकिन जर्मनी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो वो भी ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारत के विकल्प को आगे बढ़ाया जाए। यानी आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये यात्रा काफ़ी अहम है। स्ट्रेटेजिक भी और इकोनॉमिक, दोनों तरीके से। इकोनॉमिक पर आते हैं, मोहन गुरुस्वामी साहब, आप इस भारत जर्मन संबंधों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, लगातार लिखते रहे हैं। जब अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी, उस वक्त भी आपने लेख लिखे थे। इस 2 साल के सफ़र को भारत जर्मन संबंधों की आप कहाँ देखते हैं? देखिए, जितना बढ़ना था वो हुआ नहीं। जर्मनी जो है यूरोप में सबसे आज एडवांस कंट्री है, उसकी इकोनॉमी सबसे ताकतवर है, और ऐसे अगर एनालाइज करेंगे तो दुनिया में सबसे ताकतवर है, क्योंकि उसकी जो डेट एसेट रेशियो भी सबसे ताकतवर है, उसकी ट्रेड सरप्लस होती है हर साल। जैसे चीन का जो पैसा है अमेरिका में फंसा हुआ है, अमेरिका तो सबसे कर्जा लेके बैठा हुआ है। जर्मनी की इकोनॉमी बहुत बैलेंस्ड है और बहुत स्ट्रांग है, उसके पास इन्वेस्टेबल सरप्लसेस है जर्मनी के पास, और जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी है, जर्मनी के पास हाई वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजीज़ है। तो ये सब हिंदुस्तान की बहुत ज़रूरत है इसके लिए। और मगर जर्मनी में कुछ राय, क्योंकि पिछले 4 साल से हर साल जा रहा हूँ जर्मनी में ये ट्रेड कॉन्फ्रेंसेस के लिए, अभी भी आज रात को जा रहा हूँ फिर, कि वहाँ पे जो राय है हिंदुस्तान में बिज़नेस करने की राय जो है, उसके बारे में कुछ ठीक नहीं है। BBC की सर्वे थी कि 68% लोग, बिजनेस समुदाय के लोग, नहीं मानते कि भारत में बिजनेस करना आसान है, क्योंकि बहुत कठिन है। तो हम जर्मन से कहते हैं कि भाई, क्योंकि जब अफ्रीका गए वहाँ पे सब टाइफॉइड, कॉलरा सब कुछ था, आप लोगों ने सहा और पैसे कमाने गए, तो इंडिया को भी ऐसे ही देखिए, यहाँ पे पैसे कमाने का मौका है। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग उभर रहा है इकोनॉमी है, जो जवान लोगों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, तो आपको इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्रधानमंत्री शायद इस काम पे लगे हुए हैं, मगर जो पिछले बार जो रक्षा सौदा का बात होता है, ये हर वक्त जहाँ जाते हैं बोलते हथियार खरीदेंगे, और हथियार खरीद नहीं पाते, और वो लोग भी निराश हो जाते हैं। मेरे ख्याल में सीधा इसको इकोनॉमिक रिलेशन बना दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जब अक्टूबर 2015 में एंजेला मार्केस आई थी हिंदुस्तान, तो $225 करोड़ के समझौते हुए थे, और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। आपको कहाँ लग रहा है कि उसमें प्रगति नहीं हो पा रही है, या क्या कारण है? देखिए, हमारी जो बेंचमार्क जो है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। 10 साल पहले ट्रेड डेफिसिट $2 बिलियन था, अब $8 बिलियन हो गया। अब ट्रेड धंधा करते रहोगे, आपके निर्यात एक्सपोर्ट कम होगी, उनकी इंपोर्ट बढ़ते जाएंगे, तो ये बैलेंस ट्रेड नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है इकोनॉमी के लिए, उसमें नुकसान होता है। और जर्मनी की जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो हुआ नहीं। जर्मनी की जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम पिछले 5 साल में से $2 बिलियन। चलिए मैं आता हूँ उसके बारे में कि क्यों नहीं हो पा रहा है जर्मनी से निवेश, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन प्रोफेसर शीतल शर्मा, जैसा अभी मोहन गुरुस्वामी साहब कह रहे थे, जो हमारे साथ प्रतिरक्षा सहयोग होना था जर्मनी का, वो भी उतना नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री के पहले दौरे से अब तक की जा रही है। क्या कारण है आपकी नज़र? कुर्बान, हमें इसे 2 लेवल पे समझने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि जर्मनी एज ए स्टैंड अलोन, हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप विद जर्मनी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम दोनों कंट्रीज़ का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। दूसरे लेवल पे हमें ये समझना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन एज अ होल, यूरोपियन संघ जो है, उसमें जर्मनी का सबसे ज़्यादा वेट है, और यूरोपियन संघ जो है वो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब कुछ समय पहले तक ये था कि जब तक फ्रांस में इलेक्शन नहीं हुए थे, ये प्रॉब्लम थी कि शायद यूरोपियन यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता अगर फ्रांस में एक नेगेटिव रेफरेंडम हो जाता। ठीक है। बट अब क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन को एक रिन्यूड स्ट्रेंथ मिली है,
एक नया विगर आया है जिसमें हम पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को एज ए ट्रेडिंग ब्लॉक देखेंगे और हम दो लेवल पे काम कर सकते हैं। एक जर्मनी के साथ बायलैटरल रिलेशंस जो हमारे चल ही रहे हैं 2001 से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत, और दूसरा ये कि पूरा यूरोपियन यूनियन जो हमारे साथ वो है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, 60-70 बिलियन डॉलर का हमारा उनके साथ निवेश और इन्वेस्टमेंट चलता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जर्मनी हालांकि एक वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री है, बट वहाँ का ग्रोथ रेट जो है वो 1.9 से लेके 2.5% तक का ही रहता है। वहाँ पे एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट है जहाँ पे कि सर्विसेज सेक्टर तो ग्रो कर रहा है और बाकी आउटवर्ड फ्लो है। जैसे कि हम अभी आगे चर्चा भी करेंगे कि इंडिया EU का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों अटका हुआ है। यहाँ पर ऐसा होता है कि कई सारी ऐसी कंपेलिंग शर्तें जो है जर्मनी आप समझ लीजिए या EU हमारे ऊपर रख रहा है, जिसको इंडिया को अभी लेना इंडिया के लिए आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो बात यहाँ पे आती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें जब आप एक्चुअल नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये मान लीजिए कि टैरिफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कम करने की बात हो रही है। मान लीजिए हम कारें इंपोर्ट करते हैं, ऑडी जैसी, मर्सिडीज जैसी बड़ी कारें, और इंडिया का कोई इंसान 20 से 25 लाख का बजट रखता है कार लेने के लिए। अब उसे इतने ही बजट में एक मारुति ना मिलके एक बहुत बढ़िया जर्मन कार मिलेगी तो वो उसी की तरफ आकर्षित होगा, जिससे कि जो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री है उसको सेटबैक लगेगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जहां वो चाहते हैं कि हम टैरिफ कम करें तो उनको एंट्री मिले, बट जैसा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट उनके फेवर में है, तो ये चीज़ें इस तरीके की प्रॉब्लम लाएंगी कि हम तो मेक इन इंडिया में खुद ही इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोग यहाँ आकर करें। अगर हम अपना इम्पोर्ट बर्डन बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए अभी सही नहीं होगा। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता साहब, अभी आपने सुना कि काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जो भारत जर्मनी का व्यापार है, आपसी व्यापार, वो किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद हम उम्मीद करें कि वो दिक्कतें कुछ दूर होंगी और जर्मनी हमारे साथ दिल खोल करके निवेश करने की बात करेगा? देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो ट्रेडिंग इश्यूज होते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, जैसे आप इंडिया चीन के संबंध लें तो उसमें मुझे कुछ डेलिबरेट नेगेटिविटी नज़र आती है। चाइना की तरफ से हमारे बहुत सारे आइटम्स को ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन जर्मनी और इंडिया के जो रिलेशंस की बात करें तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप, कल्चरल रिलेशनशिप, मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि मोदी जी सॉफ्ट पावर की बहुत बात करते हैं, तो इंडिया में जो इंटरेस्ट है इंडोलॉजी में और इंडियन कल्चर में, जर्मनी सबसे आगे देश रहा है। तो ये भी एक चीज़ है जिस हिसाब से मैं नहीं समझता हूँ ये जो रूटीन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, इनको मैं मानता हूँ। और ट्रेड ठीक चल रहा है आजकल। पिछले 2-3 सालों में सभी जगह थोड़ा थोड़ा ट्रेड की दिक्कतें आई हैं, तो मैं उसको ऐसा ट्रेंड नहीं मानता हूँ। मैं उसकी कोई खास सिस्टेमिक प्रॉब्लम इंडिया जर्मनी के तेजी से बढ़ना चाहिए था 2015 के बाद से, और जो 2 बड़े विजिट हुए और अब ये तीसरा विजिट हो रहा है, तो इस बीच में कुछ तो फ़र्क नज़र आना चाहिए। देखिए, जब बड़ी विजिट्स होती हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए समझौते होते हैं तो गवर्नमेंट के मान जाने पे ही इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर होता है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जी। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं, इंडिया के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छी है जी, हमारी ओपन पॉलिटिकल सिस्टम है, एक तरीके से मैं मानूंगा कि जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ में इंडिया ऑफर्स द बेस्ट एंड मोस्ट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। तो उस सिचुएशन में बहुत लाजमी है कि जर्मन इन्वेस्टमेंट, बाकी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। प्रोफेसर एस डी मुनी, आपने शुरुआत में बात की कि साहब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी बहुत अहम है जर्मनी के साथ में और उसका हमें फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन मैं अभी देख रहा था कि 2 साल पहले जब अप्रैल में प्रधानमंत्री गए थे 2015 में, तो उन्होंने कहा था कि साहब मैं गुजराती कहावत की कि एक पंथ दो काज करता हूं, और उन्होंने कहा था कि मेरी इस यात्रा का मकसद मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा देना है और साथ ही देश में निवेश आकर्षित करना है। और कहा यह जाता है कि आजकल जो भी डिप्लोमेसी होती है या पॉलिटिक्स होती है 2 देशों के बीच में, उसमें
आर्थिक रिश्ते जो हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, अहम रखते हैं। बाकी चीज़ें तो रस्मी तौर पर कही जाती हैं कि दोस्ती हो, अच्छी हो, वो अभी भी लाइन पर नहीं आ पा रहा एक तरह से। क्या आपकी इस नज़र में देखिए, एक दो बातें साफ उभर कर आ रही है। मोहन ने पहले ही कहा कि कहाँ दिक्कत है। एक तो हमारा अपना जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है हिंदुस्तान में, वो मोदी जी ने बहुत सुधारने की कोशिश की है, शायद सुधारेंगे भी और आगे, लेकिन अभी भी उस स्तर पर नहीं है जहाँ पर बाहर निवेश करने वाले अपने आप को बहुत, हमारा टैक्स रिजीम की प्रॉब्लम्स है, लेबर सेक्टर की प्रॉब्लम्स है, इसीलिए बाहर से इन्वेस्ट करने वाले, और जर्मनी ख़ास तौर से, मैक्सिको में उन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, चीन में मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो एक उसको सुधारना पड़ेगा। दूसरी तरफ से यूरोप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, लैंग्वेज बैरियर है, बहुत बड़ा नहीं है, अंग्रेज़ी के हिसाब से कंपैरेटिवली बैरियर है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी जो माइग्रेशन इमिग्रेशन पॉलिसी जिसमें वीज़ा का आ गया है, वो बहुत सख्त हो रहे हैं सारा का सारा यूरोप और जर्मनी ख़ास तौर से, और बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर इस डिबेट का। तो उससे भी जो हिंदुस्तानियों का, सर्विस सेक्टर के लोगों का आना जाना है, उसमें दिक्कतें आ रही है। मैं जो स्ट्रेटेजिक मामला बता रहा था कि जो 2015 में और 2017 में एक बड़ा फ़र्क है प्रेसिडेंट ट्रंप, तो मैं उस तरफ आपका अटेंशन ड्राइव करना चाह रहा था कि जर्मनी को भी अब दिक्कत हो रही है ट्रंप से समझने में या कोप करने में, और हिंदुस्तान को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम कह नहीं रहे हैं इतना ओपनली जितना जर्मन चांसलर ने बोल दिया है, लेकिन अंदर से ये है कि ये जो नई शक्ति अमेरिका की शक्ति का जो नया रूप है, इसको किस तरह से एडजस्ट करें, और इसीलिए ये वजह है कि मैं समझता हूँ अब ज़्यादा नज़दीक आएंगे, क्योंकि दोनों की समझ, चीन और अमेरिका दोनों के ऊपर दोनों के लिए एक ही स्तर पर है। मोहन गोरासामी साहब, आपने कारण गिनाए कि किन कारणों से जो भारत जर्मन रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन चूंकि आप तो अर्थशास्त्र के जानकार भी हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो पार्टनरशिप है ये कैसे फले फूले आगे बढ़े और ज़्यादा मजबूत हो? देखिए, सबसे पहले सुधार जो है अंदरूनी सुधार होनी चाहिए। अब कोई जर्मनी से कंपनी आता है, समझिए, वो थोड़ा सा कैपिटल लाता है और टेक्नोलॉजी लाता है, तो उसको ज़मीन मिलनी चाहिए, यहाँ खरीदेगा, उसको परमिशंस चाहिए पोल्यूशन का, बिजली का, और उसको वर्किंग कैपिटल के लिए लोकल बैंक से पैसा मिलना। आज बैंकिंग सिस्टम से कैपिटल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि एनपीएस हमारे बढ़ गए, तो इसकी भी सुधार होनी चाहिए। अब पिछले साल हम जब गए थे, यहाँ से जो कंपनी के जर्मन कंपनीज हैं, वहाँ की उनके नुमाइंदे वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में थे, वो कह रहे थे कि हर रोज़ कुछ ना कुछ कठिनाई होती है, या स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई एनवायरनमेंट कंट्रोल वाले से, किसी न किसी। एक आदमी था जो वो ट्रक के ट्रॉलीज बना रहा था बड़े ट्रक्स के लिए, वो कहता है कि हर स्टेट के एक्सेल इंस्पेक्टर, हर स्टेट के रोड ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर लग जाते हैं, एक नेशनलाइज स्टैंडर्ड नहीं। लेकिन वैसे आमतौर पे भी जर्मन गाड़ियाँ ज़्यादा हिंदुस्तान में पसंद, अब हेवी व्हीकल्स की उनकी आनी है। अब वो ट्रक्स जो है, एक दो कंपनी आई, मगर जब हाईवेज आपके बन जाएंगे तो आपको 16 व्हीलर्स चाहिए, ट्रेलर्स चाहिए, उसके लिए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग होती है। मगर अगर हर राज्य में अलग अलग रूल होता है उसके अप्रूवल के लिए, तो हर जगह ब्रेक इंस्पेक्टर आके बैठेगा उस पर, तो ये प्रॉब्लम्स उनके लिए हैं, और ये इसके बारे में वो सोचते रहते हैं कि एक यूनिटरी मार्केट हमें नहीं मिलता। तो जीएसटी अगर शुरू किए हैं, मैं सोचता हूँ कि इससे आगे और जाने चाहिए कि एक यूनिटरी नेशनल पॉलिसीज़ ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑन पोल्यूशन, ऑन लैंड एलोकेशन होनी चाहिए। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो सिस्टम्स हैं जिससे एक विदेशी कंपनी को कोप करना पड़ता है, वो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, चीन में जाओ, आप एक जगह आप सेटल कर लो, बैठ जाओ, तो सारा मार्केट खुला है आपके लिए। ठीक। और रक्षा के क्षेत्र में कहाँ दिक्कत है? रक्षा डिफेंस के डील क्यों नहीं हो पा रही? रक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत महंगी है, और जब हवाई जहाज़ की जो टेक्नोलॉजी जो चाहिए था, हम लोग जब खरीदने के तैयार थे, वो उनकी बहुत महंगी पड़ी। ये जो MRCA कॉन्ट्रैक्ट में जो उनकी टाइफून थी, वो बहुत महंगी पड़ी। अभी हम वापस प्रधानमंत्री यहाँ से रूस जाएंगे, रूस में सिर्फ रक्षा सौदों के बारे में बात होगी, क्योंकि अगर जब फाइनली खरीदना है तो उनका माल जो है हम अफोर्ड कर सकते हैं। रूस का भी है, ज़्यादा कंफर्टेबल। वो 5th जनरेशन फाइटर वहीं से लेंगे, सबमरीन भी वहीं से लेंगे, और वो लोग भी, उन पर कोई टेक्नोलॉजी पे पाबंदी नहीं है कि वो देंगे जो चाहिए आप ले जाओ। ठीक।
शीतल जी, आपको क्या लगता है कि जैसा मोहन जी कह रहे हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक पक्ष मजबूत हो सके? आर्थिक पक्ष के अलावा एक तो जैसा मुनी सर पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ग्लोबल ऑर्डर जो है वो एक बड़ी अजीब सी संरचना के और बढ़ रहा है। इसमें ट्रंप के इलेक्शन से लेके जो एक तरीके से दोहरा रवैया रहा है रशिया की तरफ, और जर्मनी का, नाटो का रिलेशनशिप, इधर चाइना का सर्जेंस जो हो रहा है साउथ एशिया में, या एक हेजेमोनिक रोल हो रहा है, इन सबको देखते हुए मेरा ये विचार आता है कि भारत और जर्मनी जो है वो एक डायरेक्शन में साझा उस तरफ चल सकते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिट हो, जिसमें एक तो टेररिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा, टेररिज्म इसलिए होता है क्योंकि जर्मनी और यूरोप की कई डेवलप्ड नेशंस, वेस्टर्न यूरोप के जो हैं वो टेरर से ग्रस्त हो रहे हैं, जैसे फ्रांस में हुआ है, बेल्जियम में, जर्मनी में। तो एक तो ये है जिसमें इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे टेररिज्म को एक ऐसा मुद्दा बना सकती है जिसके साथ वर्ल्ड कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी हो, उसको पहचाने और हमारी मदद करे, एटलीस्ट सुने तो सही। मदद तो खैर हम अपनी खुद भी कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये विचार है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जीज़। जर्मनी ने अपना न्यूक्लियर एनर्जी फेज आउट करने का कोशिश पूरी हद तक काफ़ी कर दी है और धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। बट रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहां इनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इंडिया को अगर फ्यूचर में एनर्जी रिलायंट बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, तो रिन्यूएबल्स की तरफ हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। जो अभी 4 से 7% हमारा यूसेज है, उसको बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन चाहिए। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जर्मन्स जो हैं बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं, उनकी क्वालिटी एंड स्किल लेवल बहुत हाई है। जब हम स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, वाईफाई बनाने की बात करते हैं, तो जर्मनी के पास हमारे बहुत से ऐसे रिश्ते कायम हो सकते हैं जिसमें जर्मन हमें टेक्निकल इनपुट, नो हाउ दे सकता है। ठीक। और एजुकेशन के क्षेत्र में एक और। जी, एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता साहब, ये जो बात हमने की भारत जर्मन रिश्तों की, लेकिन इसके अलावा जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, अभी फ्रांस में नई सरकार बनी है और भी कई देशों में परिवर्तन हुए हैं, उसको देखते हुए जो आपने शुरू में कहा था कि एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप, उसमें हम जर्मनी को अपना कितना नज़दीक पाते हैं और कितना सूट करेगा? देखिए, जो विश्व की व्यवस्था है उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अहम भूमिका है, और यूएन का जो अरेंजमेंट है उसमें हिंदुस्तान और जर्मनी को दोनों को छोड़ दिया गया है। हिंदुस्तान क्योंकि उस वक्त जब बनी थी यूएन, तो हम एक कॉलोनाइज नेशन थे, गरीब और कमज़ोर नेशन थे, और जर्मनी हारा हुआ मुल्क था। अब जो है व्यवस्था बदल गई है, काफ़ी व्यवस्था आगे बढ़ी है, तो हम दोनों का ही बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम है। और आप देखें, ये चीज़ 25-30 सालों से इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, और मुझे नहीं मालूम कि कितने साल और चलता रहेगा, अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, पता नहीं कितने दिन। तो इसमें इंडिया और जर्मनी की बहुत बड़ी पार्टनरशिप, साथ में काम भी कर रहे हैं हम लोग G4 में, लेकिन और सोच विचार की ज़रूरत है। मुझे लगता है, मैं इस बारे में एक मुद्दा रखना चाहता हूँ, अगले 1.5 महीने बाद प्रधानमंत्री जी दोबारा जाएंगे जर्मनी में G20 की समिट। तो G20 एक बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट फोरम आगे आ सकता है जी, जिसमें अगर हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप ना भी मिले, तो हम G20 में हम इंडिया और जर्मनी मिल के काम कर सकते हैं। तो इसमें पार्टनरशिप एट द पॉलिटिकल लेवल जी, हमारे राइटफुल प्लेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसमें साथ में काम कर सकते हैं। प्रोफेसर एस डी मुनी, बहुत संक्षेप में कि ये जो 4 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री की हुई है, जर्मनी पहुँचे हैं पहले लेग में, फिर वो स्पेन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे और रूस जाएंगे, तो ये आपको लगता है कि इसमें कोई संतुलन बना है? देखिए, चारों मुल्कों को अगर आप साथ देखते हैं तो मैं समझता हूँ जो स्पेन की यात्रा है वो मोर ऑफ ए रिन्यूअल विजिट है। 30 साल के बाद पहली बार जा रहे हैं, और ज़्यादा आकांक्षाएं भी नहीं हैं, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो। जर्मनी और रूस के साथ बहुत प्रगाढ़ मुद्दे हैं, डिफेंस के मामले में भी और इकोनॉमिक्स को लेकर भी। और फ्रांस को हम लोग फर्दर कंसोलिडेट करना चाहते हैं, जहाँ भी इक्वेशंस हैं, ख़ास तौर से नया नेतृत्व जो फ्रांस में आया है उसको लेकर, तो अलग अलग पहलू हैं जी, और देखें उसको कैसे बढ़ाया जाता है। मोहन जी, आप इसको कैसे देखते हैं? चारों देशों की यात्रा संतुलन के रूप से ठीक है? देखिए, बहुत अच्छी है वो, और उसकी ज़रूरत है। रूस में रक्षा साधनों के लिए,
जर्मनी में निवेश के लिए, फ्रांस में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो बातचीत हो रही है, हमारे रिएक्टर्स के लिए भी कोलैबोरेशन चाहिए, और स्पेन में एक नया रिलेशनशिप फोर्ज करने के लिए एक 4-6 दिन की यात्रा सफल होगा, मैं सोचता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन गुरुस्वामी साहब, प्रोफेसर शीतल शर्मा, प्रोफेसर एस.डी. मुनि और एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की ये 4 देशों की 6 दिवसीय यात्रा भारत के लिए आर्थिक रूप से निवेश जुटाने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।